हेलो जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। और अब हमारे सिलेबस के काफ़ी ज़्यादा हम क्लोज आ चुके हैं इसको डीडी के पेपर को कंप्लीट होने के। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपकी कंप्लीट करवा दूंगा जो मैंने अपनी बुक में दिया है। और जो मेरी बुक के अंदर है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये 100% मॉड्यूल ऑलरेडी कवर्ड है। तो चलो, और स्कैनर भी इसके अंदर, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो कोई पैनिक लेने वाली बात है नहीं। जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है 350 पेजेस अप्रोक्सीमेटली, तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैंने कोशिश की है अपने आप से कि उसके अंदर 100% आईसीएसई का मॉड्यूल को कवर किया जाए इन अ लूसिड वे और इन अ टेबुलर वे। डन। चलो, आज का हमारा जो चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 सब बच्चों ने खोल लिया होगा ऑलरेडी। तो चैप्टर नंबर 14 के बारे में ना कोई भी बात करने से पहले मैं आप लोगों से ही कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि सर, क्या हमने कभी बचपन में बिजनेस स्टडीज किया था? यस सर, बिल्कुल किया था। हाँ, कुछ कुछ चुनिंदा लोग, आप लोगों में से ना कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ना बिजनेस स्टडीज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो आर्ट साइड से थे या वो साइंस स्ट्रीम से थे। मतलब ऐसे लोगों को मैं एक बार फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मतलब ऐसे लोगों को मैं साइड में रख रहा हूँ। और इन जनरल बैलेंस उसके बारे में बात की जा रही है। तो बिजनेस स्टडीज में आपने सबने किया था, प्लानिंग है, एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस था, मैनेजमेंट को करने का, प्लानिंग, देन कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल दैट, एक प्रोसेस किया जाता था, बजटिंग एंड ऑल दैट। उसी तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिटिंग का भी कोई ना कोई प्रोसेस होगा? किस तरीके से हमें कोई भी ऑडिट, देखो मैं ना यहां सिर्फ स्टेचुटरी ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीए वाले ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर तरीके के ऑडिट जो हमने पहले ऑलरेडी कवर्ड किया था चैप्टर नंबर 10 के अंदर, चैप्टर नंबर 11 के अंदर इन डेप्थ आप पढ़ा था आप लोगों ने कि बेसिकली सर इस टाइप के ऑडिट्स हमारे होने वाले हैं। तो अब सवाल क्या हमारे सामने पैदा होता है कि सर हमने ऑडिट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया लास्ट चैप्टर में, ऑडिट टेक्निक्स के बारे में पढ़ लिया, कैसे टेक्निक को हमें यूज करना है वो पढ़ लिया। सर हमें ना थोड़ा सा एक लास्ट चरण, मतलब इस चैप्टर का जो हमारा दौड़ रहा है वो चैप्टर का नहीं, बेसिकली इस वे का, इस सीरीज का। सर अब ये बता दो एक बार, ऑडिट प्रोसेस होगा क्या? ऑडिट जो प्रोसेस है हमारा वो कंप्लीट कैसे होगा? जैसे मैनेजमेंट वाले में आपने प्लानिंग एंड ऑल बताया, हमने पढ़ा, इसी तरीके से क्या ऑडिट के अंदर भी कुछ ऐसा होता है, कोई प्रोसेस, कोई स्टेजेस, कोई फेज? यस सर, बिल्कुल होता है। इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 पार्ट पे, एक्चुअली मैं नहीं, आईसीएस से इसको डिवाइड करता है। देयर आर 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग फेज, प्लानिंग स्टेज और द फर्स्ट स्टेज, वट एवर द केस में भी जो भी आपको टर्म यूज करनी है आप कर सकते हो। तो पहला स्टेज क्या बताया? प्लानिंग फेज या प्लानिंग स्टेज या फर्स्ट स्टेज। द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन स्टेज। अब ऑडिटिंग प्लानिंग बोल सकते हैं, देन सेकेंड वाले को एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट या ऑडिट एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग फेज। तो 3 फेजेस में, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है ऑडिट प्रोसेस को। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग, द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन एंड द थर्ड वन इज रिपोर्टिंग। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। सर चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सर ऑडिट प्रोसेस का मतलब सबको समझ में आया कि हमें ऑडिट करना है, ये समझ में आएगा नेचर क्या ऑडिट का, ये समझ में आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस स्कोप तक, किस एक्सटेंट तक हमें ऑडिट करना है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। सर ऑब्जेक्टिविटी भी समझ में आ गई, इंडिपेंडेंस भी हमारी होनी चाहिए, स्किल्स भी है, कॉम्पिटेंस भी है, हर चीज हमारे पास है। बस सर एक ही बात हमें समझ में नहीं आई, वो क्या बात समझ में नहीं आई कि सर जो हमारा ऑडिट है वो होगा कैसे? पहले प्लानिंग करें या पहले एविडेंस को कलेक्ट करें, क्या करें? मतलब एक सीक्वेंस, एक सीरीज क्या होगी ऑडिट को करने की? तो सर इसका आंसर हमें आज इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। और आज के दिन हम 5 हेडिंग्स को कवर करेंगे, पहली 5 हेडिंग को हम इसमें कवर करने वाले हैं आज। तो बेसिकली फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, एंड द सेकेंड वन इज ऑडिट प्रोसेस, क्या होता है, 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। द थर्ड वन इज बेसिकली हम बात करेंगे, द थर्ड वन इज क्वेश्चनरी से पहले एक preliminary preparation, and the fourth one is questionnaire, and the fifth one is interaction through interview। इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो 5 हेडिंग के बारे में आज हम कंसल्ट करने वाले हैं। तो इसमें से पहली चीज, एक देखो, एक सीधी सादी सिंपल चीज, ऑडिट प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता चला। सर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होगा? देखो एक सिंपल चीज, आपने जो भी ऑडिट किया है, वेदर आपने प्लानिंग स्टेज पे किया है, एग्जीक्यूशन किया है, रिपोर्टिंग किया है, दिस मस्ट बी द नेसेसरी, क्या आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने पड़ेंगे,
क्यों सर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें? देखो कल को कोई हमारे आने वाली जनरेशन है, वो बोले कि सर पहले क्या ऑडिट हुआ था, एक बार हमें ना वो रेफर करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं रेफरेंस के लिए, फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फर्दर यूज के लिए। पहला पॉइंट तो यही हो गया। और डॉक्यूमेंटेशन हमें क्यों करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं ऑडिटर्स को, ऑडिट टीम को, जो भी हमने ऑडिट किया है कैसे कैसे किया है सर, अपनी बात को एक रीजनेबल व्यू रखने के लिए। कल को कोई हमें ना ये बोल देगा कि सर आपने ना ऑडिट किया जरूर था, बट हमें नहीं लगता कि आपने कोई भी ऑडिट किया था, क्योंकि ना मतलब जो ऑडिट है वो इस तरीके से नहीं हुआ वो उस ऑडिट के अंदर ना वो बात नहीं है, तो हम दिखाएंगे नहीं सर हमने तो एक एक ट्रांजेक्शन को ऑडिट किया था, हमने तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक तो फ्यूचर रेफरेंस, अपनी बात, अपने ओपिनियन को, ऑडिटर को अपने ओपिनियन को रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए। एंड द लास्ट वन इज, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो लास्ट में क्या बोला जा रहा है सर, बेसिकली रिपीटिशन ना हो। अब मैंने कोई काम कर दिया और मैं छुट्टी पे चला गया, तो कोई दूसरा मेरी जगह अपॉइंट हुआ है, या वो मेरी किसी भी कारणवश में अगर नहीं आ पा रहा हूं, तो कोई जो दूसरा पर्सन होगा वो उस काम को रिपीट ना करे। तो अवॉइडेंस ऑफ रेपिटेशन और डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को रोकने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे। तो ना सबको समझ में आया? सर ऑडिट प्रोसेस के बारे में ना आप है ना थोड़ा सा हमें और ऑडिट के बारे में बता दो। क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट अपने आप में एक इस तरीके से दिखना चाहिए, ऑडिट अपने आप में इस तरीके से दर्शाया जाना चाहिए कि वो अपने आप में हेल्प करे। एड, एड का मतलब क्या है? वो हेल्प करे, किसकी हेल्प करे? वो सारे लोग, वो सारे यूजर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एंटिटी का ऑडिट किया जा रहा है, जो भी उससे कंसर्न लोग हैं, वो सेटिस्फाई हो जाएं कि सर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हम डायरेक्टर हैं, या वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो जो मेरी हम उसके रेगुलेटरी अथॉरिटी वट एवर द केस में भी जितने भी लोग जुड़े हैं, कंसर्न है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे सेटिस्फाई हों कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इफेक्टिवली कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है, और हमारा पैसा सेफ है, और जो भी काम कर रही है अपने ऑपरेशंस को वो पूरा कंप्लायंस कर रही है, जो भी लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल होने हैं उन सबको कंप्लाई किया जा रहा है। सर दूसरी चीज और क्या चीज देखने को मिलती है, जो हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट से कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस जरूर होगा। सही बात है। विदाउट रिपोर्ट क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑडिट कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। अल्टीमेटली ऑडिट का पर्पस क्या है? कंक्लूजन, दुनिया के सामने कंक्लूजन बताना, रिजल्ट बताना, जो भी डिराइव किया है आपने फाइंडिंग से, गैदरिंग्स जो भी आपने एविडेंस किए थे उनसे, लास्ट आपके अपने ओपिनियन क्या है, आपके रिकमेंडेशंस क्या है, उसको बताना। तो अब आपने क्या किया, ऑडिट अपने आप में क्या है, एक एंड रिजल्ट दर्शाएगा कि सर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या मैं बोल सकता हूं कंक्लूजन्स के बारे में, और जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, देखो ये मेरा कंक्लूजन है और ये भी निचोड़ आया है मेरा, उसके बारे में एक आउटलाइन करेगा, एक ब्रीफिंग करेगा कि सर ये मेरे निचोड़ है, उसको एक आउटलाइन करके दे देगा। रिकमेंडेशंस भी बताएगा कि इस काम को इस तरीके से कर लो, ये ठीक हो जाएगा, आपने ना पहले कुछ गलती कर रखी है, तो इस तरीके से। और जो भी वो बताएगा, क्या मैं बोल सकता हूं उन सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। यस सर, फॉर फ्यूचर। ठीक है, इतना सब बच्चों को समझ में आया? तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो इसका ऑडिट का। अब हम इसके ना इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में ना और भी हम बात करेंगे। जैसे कि हेडिंग नंबर 1 मैंने आपके सामने ओरली बता दी। पॉइंट नंबर 1 क्या मैंने बताया आपको, डॉक्यूमेंटेशन के 3 पर्पस है बेसिकली, रिपीटेशन ना हो, डुप्लीकेसी ना हो बेसिकली। सेकंड वन इज ओपिनियन बनाने के लिए ऑडिटर्स को। द थर्ड वन इज अपनी बात को प्रूव करने के लिए। द फोर्थ वन इज बेसिकली बोल सकते हैं फर्दर यूज, फ्यूचर यूज या क्रॉस रेफरेंस के लिए यूज होगा। फिर मैंने क्या बताया कि इस तरीके से ऑडिट दिखना चाहिए कि वो अपने आप में हेल्प करे उन ऑर्गेनाइजेशन से, उन लोगों की जो भी कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि सर जहां भी हमारे जो कंसर्न एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस को प्रॉपर कंप्लायंसेस किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। और ऑडिट का पर्पस मेन क्या है, जो उसका रिजल्ट आए वो दुनिया के सामने आए, और जो भी इसकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी बेसिकली ऑडिट की कंक्लूजन्स हैं, वो उसको आउटलाइन करके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताया जाए, रिकमेंडेशंस को बताया जाए, और ये बताया जाए कि सर आपको फ्यूचर में इस काम को इस तरीके से करना चाहिए जो अच्छा होगा, अपनी फाइंडिंग को बताओ, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो क्या बोलती है इसकी, बेसिकली हम ओरली डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपको रिटेन हो जाए इजीली। नेक्स्ट हेडिंग बोलती है, चलो मैं ना आपको साथ साथ एक बार मैच करवा देता हूं, आ जाओ इधर, इधर ध्यान दो, आओ। सर ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, देखो जी, एन एन ऑडिट शुड बी
सीन एज एन एड, ये तो मैंने आपको बताया, हाईलाइट द वर्ड एड, यानी हेल्प का इस तरीके से दिखेगा कि वो हेल्प करे किसकी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न है, यानी स्टेक होल्डर्स में बोल सकता हूं एक तरह से, स्टेक होल्डर्स है, होल्डर्स, इन इंश्योरिंग दैट इट्स ऑपरेशंस, इस तरीके से इंश्योर करेंगे कि सर जो भी उसके काम है, इट्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस है आर कंडक्टेड इन अ कंप्लायंस, सर पूरा पूरा कंप्लायंस कर रहे हैं जो भी एप्लीकेबल लो, है ना। सेकंड पॉइंट, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपना में क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स को आउटलाइन करेगी, रिकमेंडेशंस इशूड करेगी, और उनके बेस पे फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, देखो चैप्टर का नाम ही ऑडिट प्रोसेस था एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होगा क्या, एक्सट्रीमली जरूरी है, सो दैट देखो पॉइंट नंबर ए, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, पॉइंट नंबर बी, एक सेकेंड, यस, पॉइंट नंबर बी, फॉर्मिंग ऑडिट ओपिनियन, पॉइंट नंबर सी, फ्यूचर अक्रॉस, डन ना। इंट्रोडक्शन सब बच्चों को क्लियर हुआ। सर अब मैंने सेकंड हेडिंग की तरफ आ रहा हूं, सेकंड हेडिंग क्या बोल रही है, सेकंड हेडिंग आपको देखने को मिल गई है ऑडिट प्रोसेस। सर ऑडिट प्रोसेस आपने बता दिया, एक लाइन में बता दिया, ऑडिट प्रोसेस को हमने डिवाइड किया 3 स्टेजेस में, इधर ध्यान दो, फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। सर क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, कोई भी एक ऑडिट इफेक्टिव तभी होगा जब उसकी ऑडिट का प्लान, देखो कोई भी ऑडिट इफेक्टिव कब होगा, ओनली व्हेन द ऑडिट प्लान एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट टीम, समझ में आ रही है बात। तो कोई भी ऑडिट इफेक्टिव कब होगा, जब उसका ऑडिट प्लान इफेक्टिव होगा और उसकी ऑडिट टीम के अंदर एफिशिएंसी लेवल अच्छा होगा। तो फॉर एन इफेक्टिव ऑडिट अ टाइमली, देखो पहली बात तो क्या है, टाइम पे, वेल थॉट आउट, मतलब एक तरह से पूरा इन डेप्थ जाके, और वेल एग्जीक्यूटेड प्लानिंग एफर्ट्स जरूरी हैं। क्या क्या चीज जरूरी है एक अच्छा ऑडिट होने के लिए, प्रॉपर टाइमली प्लानिंग, थॉट आउट मतलब पूरा उसके बारे में सोचना, और एग्जीक्यूटेड प्लानिंग मतलब जो भी आपने काम किया उसको प्रॉपर एग्जीक्यूटेड तरीके से किया जाना चाहिए, जो भी आपने प्लान किया उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, नहीं कि बस प्लान करके छोड़ दिया कि सर आज है ना, आज हमें ना ये चैप्टर कंप्लीट करना, आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बस प्लान बना के छोड़ दिया, उसको एग्जीक्यूशन नहीं है, वो बहुत जरूरी है। विदाउट एग्जीक्यूशन प्लान का कोई भी महत्व नहीं है, एफर्ट इज एसेंशियल। ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अपडेट, देखो ध्यान से सुनना, इस वाले फेज में होता क्या है, प्लानिंग फेज में ऑडिटर अपने आप को ऑब्टेन करता है, किस चीज को ऑब्टेन करता है, एविडेंसेस को, और अपडेट करता है किस चीज को, हिज अंडरस्टैंडिंग, समझ कंपनी के बारे में, कि सर कंपनी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मुझे पता है और इतना पता है, और इसके बेस पे ये मैं अपने पेपर्स में अपडेट कर देता हूं, माइंड में अपडेट कर देता हूं, उसकी एक्टिविटीज के बारे में, नेचर के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, और क्या क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट है, कहां कहां आपने इंटरनल कंट्रोल्स को यूज कर रखा है, इन सारी चीजों के बारे में ऑडिट क्या करता है, ऑडिट प्लान के अंदर काम किया जाता है। तो 2-3 चीजें बोली गई हैं, पहली चीज प्लीज 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 रिपीट कर लो, टाइमली, टाइमली बोल रहे हैं, वेल थॉट आउट और वेल एग्जीक्यूटेड प्लानिंग जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ऑडिटर इस वाले फेज में क्या करता है, प्लानिंग फेज में अपने आप को ऑब्टेन करता है और अपडेट करता है, जो भी कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसके एक्टिविटीज के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में, कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में, जो भी कंपनी के अंदर किया जा रहा है, चल रहा है, इसके बारे में अपने आप को अपडेट करता है ना। और ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज की जाती है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। वही चीज, पहला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, एस्टेब्लिशिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, सही बात है सर, अंडरस्टैंड तो कर ले कंपनी है क्या, फिर ये देखता है कि सर हमारे ना ऑडिट का करने का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस लेवल तक हमें करना है, स्कोप कितना ऑडिट का, कितनी इन डेप्थ जाके करना है। फिर एक पॉइंट हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में, मटेरियलिटी। सर हेडिंग नंबर आई गेस 11 थी मटेरियलिटी, तो डिटरमाइन करेगा सर मटेरियलिटी क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है इसमें, और क्या चीज नहीं हुई तो नॉन कंप्लायंसेस ज्यादा मटेरियल है। असेसमेंट ऑफ रिस्क हमने किया था सर, ऑडिटिंग रिस्क मान लो, असेसमेंट ऑफ रिस्क मान लो, ऑडिटर के कुछ भी गलती किस लेवल तक टॉलरेट की जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्लान, सही बात है सर, इस वाले फेज में हम ऑडिट प्लान को बनाते हैं, और ना कि सिर्फ ऑडिट प्लान को बनाते हैं बल्कि डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम को भी बनाते हैं। सर ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग यानी हेडिंग नंबर 6, हेडिंग नंबर जो कल हम पढ़ेंगे, पहली हेडिंग नंबर 6, या कल बोलो नेक्स्ट लेक्चर की पहली हेडिंग नंबर 6, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली बोलता है जो ऑडिट टीम
अपने ना मैनुअल्स रेडी करते हैं कि सर हमें ये काम ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑडिट प्रोग्राम, कि पूरा फंक्शंस कैसे परफॉर्म करना है एक्चुअली में रियलिटी में, दैट इज कॉल्ड द ऑडिट प्रोग्राम। तो इसको इन डिटेल में जाके प्रिपेयर किया जाएगा कहां, प्लानिंग फेज। तब बच्चों को समझ में आया। सेकंड चीज क्या बोलती है, एग्जीक्यूशन फेज। सर एग्जीक्यूशन का मतलब तो जो हमने प्लान किया है अब उसको वर्क इनटू रियलिटी करना है, अब उसको ग्राउंड लेवल पे उतरना है, फील्ड वर्क उतरना है, इंटरव्यूज लेने हैं और एंड ऑल दैट, काफी सारे फंक्शंस करने हैं, प्रिलिमिनरी रिव्यूज करने हैं, इंटरव्यूज लेने हैं, सैंपलिंग करनी है, ऑडिट हमें रेडी कर लेना है। उसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट का मतलब कोई भी एक ऑडिट का इफेक्ट होने के लिए वो किसकी जरूरत है, एक इफेक्टिव ऑडिट प्लान की जरूरत है और एफिशिएंसी किसके अंदर, ऑडिट टीम के अंदर जरूरी है। तो एक अच्छा ऑडिट कब माना जाएगा कि एग्जीक्यूट हुआ है, जब एक अच्छा प्लान होगा ऑडिट का और एक उसकी अच्छी टीम होगी। और क्या क्या चीज थोड़ा सा ध्यान से रिटेन करने लायक चीज है, और क्या इसके अंदर हम एक एक्टिविटीज होंगी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट के अंदर। देखो सर ध्यान से देख लो इधर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान लगाओ। पहला पॉइंट सैंपलिंग। सर ये वाला पॉइंट तो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, यस लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सैंपलिंग ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस और आइटम्स। सर सैंपल लेंगे किसका, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का, आइटम्स का, ना कि सिर्फ इनका, सैंपल लेंगे किसका, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स। याद है, कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ बेसिकली टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ा था हमने, और फिर सब्सटेंटिव टेस्ट पढ़ा था, और दोनों में डिफरेंस क्या था। तो वो इसी तरीके से सैंपलिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, ना कि सिर्फ सैंपल लेंगे। ये वाली हेडिंग ना इग्नोर करना चाहो तो कर लो, वरना इससे ऊपर इसको कर लो और इसको इससे नीचे कर लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट यानी ट्रांजैक्शंस, आइटम्स, इवेंट्स। अब देखो जो सैंपल किया था किस चीज के लिए, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स का, उसी को परफॉर्म भी करेंगे। सैंपल कर लिया, परफॉर्मिंग कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसीजर्स, परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सैंपलिंग फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, वही वाली बात आ गई सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स, परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव। देखो पहले में सैंपल करेंगे सब्सटेंटिव का, फिर परफॉर्म करेंगे, ऐसे ही पहले में सैंपल करेंगे टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स का, फिर परफॉर्म करेंगे। यहां पे भी अगर करना चाहो तो सैंपलिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड देन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड रिव्यू ऑफ द वर्किंग पेपर। सर ये आप ना लास्ट में जाके पढ़ोगे चैप्टर के कि सर जो भी हमने काम किया है करना है उसका एक वर्किंग पेपर रेडी कर लो कि हमने काम ऐसे ऐसे किया है। ये बहुत जरूरी है, एक तरह से पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हेडिंग के अंदर ही आएगा। मैनेजमेंट डिस्कशन। सर ये तो बड़ा अच्छा लगा कि क्या रिपोर्टिंग से पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो वो किसका पार्ट होगा, एग्जीक्यूशन फेज का। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट रिपोर्ट को, ये उसका पार्ट होगा। तो बच्चों को समझ में आया। लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बिल्कुल इजी सा है। रिपोर्टिंग के अंदर मेनली क्या होता है, इट कवर्स द ऑडिटर इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट रिजल्ट। ऑडिटर क्या करता है, सारी एविडेंसेस को गैदर करता है एंड देन उसके बेस पे फाइनली रिजल्ट को अपना दर्शाता है, इवेल्युएट करता है और डिराइव करेगा कंक्लूजन। सही बात है, रिजल्ट देगा और अपना कंक्लूजन बताएगा, सर मैं बता रहा हूं नेगेटिव रिपोर्ट या पॉजिटिव रिपोर्ट। फॉर्मिंग द ओपिनियन, अपना ओपिनियन बनाएगा एंड प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल इजी से है, मतलब इसमें ना कोई सच कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, ना इन डिटेल वाली बात है, सीधे सीधा प्लेन रीडिंग से आपको समझ में। सर ये ना थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसमें एक दो वर्ड ना है। सैंपल किस चीज का सैंपल होगा, तो पहले वाले में तो बोला है ट्रांजैक्शंस का, आइटम्स का, इवेंट्स का मान लो, और दूसरा सैंपल हमने किसका बोल दिया, कंट्रोल टेस्टिंग का, टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल टेस्टिंग। और लास्ट इसमें हमने बेसिकली किसका बोल दिया, लास्ट तो नहीं बोलेंगे पर स्टिल टेंटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम परफॉर्म माने किसका, परफॉर्मिंग मान लो, परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्मिंग। पहला हमने किसका किया, इवेंट्स का, टेस्टिंग ऑफ इवेंट्स, फिर कंट्रोल टेस्टिंग का किया, ये वाला रिपीट कर लेना, सब्सटेंटिव टेस्टिंग का किया, फिर एनालिटिकल, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, परफॉर्मिंग एनालिटिकल। समझ में। सर एक दो पॉइंट और तो इसमें लिख लो, साथ साथ नीचे रिटेन हो जाएगा। बेसिकली रिव्यू करेंगे का वर्किंग, और क्या करेंगे सर, मैनेजमेंट डिस्कशन करेगा किसका, ड्राफ्ट ऑडिट। समझ में आ गया सब बच्चों को। सर लास्ट वाले में रिपोर्टिंग में तो आपको सबको पता है
ऑडिटर क्या करेगा? इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। और क्या करेगा? डेरिवेशन ऑफ कंक्लूजन, अपना कंक्लूजन करेगा। एंड द लास्ट वन इज, इसमें हम बोल दें फॉर्मिंग ओपिनियन। पढ़ लिख लो बस, रिटेन करने के लिए, ठीक है। इस वाले में क्या बताया था हमने? एक तो अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंपनी, और क्या बताया था सर? और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेगा, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा। फिर क्या बताया था? मटीरियलिटी को डिटरमाइन करेगा, ऑडिट प्लान बनाएगा, डिटेल्ड में जाके ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, ऑडिट प्लान, और डिटेल में जाके ऑडिट प्रोग्राम, है ना? तो रिटेन हो जाएगा ऐसे, जैसे मैंने वो करवा दिया रिटेन, पढ़ते रहना आगे। अरे बड़ा इजी है, तो प्रीलिमिनरी रिव्यू। सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है, मैंने प्रीलिमिनरी रिव्यू, ठीक है। ये प्रीलिमिनरी रिव्यू, देखो नाम से ही पढ़ के पता चल रहा है प्रीलिमिनरी रिव्यू का मतलब क्या होगा। सर ये क्या मैं बोल सकता हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन से पहले होगा सर। ये मतलब मैं इतना बोल सकता हूं, एग्जीक्यूशन से पहले होगा। और प्रीलिमिनरी रिव्यू करके हमें ना ऑडिट टीम को एक मैनुअल प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग स्टेज प्रीलिमिनरी रिव्यू, या इवन प्लानिंग से पहले भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर ना हम कंपनी के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है कंपनी के बारे में वो ऑब्टेन करेंगे। एंड जो हमारे इन हाउस, देखो ध्यान से सुन लो, मैक्स टू मैक्स ऑब्टेन करेंगे जितनी भी इन डेप्थ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो सकती है। फिर वो इंफॉर्मेशन पे हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑडिट टीम है, इन हाउस ऑडिट टीम है, वो उसके ऊपर अपनी स्किल्स का यूज करेंगी एंड देन प्रिपेयर करेंगी ऑडिट मैनुअल। सर प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या होगा सर? इसमें ना दो तीन बातें होंगी। अब क्या करेगा? ऑडिटर obtain information from the company, then उसके ऊपर क्या करेगा? and the in-house work and in-house work is performed by audit, एंड इसके ऊपर उसके बेस पे हम क्या करेंगे, फाइनली क्या रेडी होगा, किस चीज के लिए परफॉर्म करेंगे वो ये ऐसा काम, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट मैनुअल, है ना? फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट मैनुअल। अब लेकिन एक चीज और बोली गई है, बट बिफोर, ये सारा काम कब करेंगे? बिफोर एग्जीक्यूशन। और ये तो बोला गया देखो ना, बट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट, है ना? सर इसके अंदर ना प्रीलिमिनरी के अंदर कुछ एक्टिविटीज के लिस्ट बताइए, थोड़ा सा ना हमें रिटेन करना होगा ये वाले 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट। तो वही चीज बोलेगा, इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज कवर्ड अंडर द प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन इज एज अंडर। देखो थोड़ा थोड़ा ना यहां मैं आपको लिखवाता रहूंगा सो दैट आपको रिटेन रहे। हम एक ब्रीफ आउटलाइन करेंगे, तो इस वर्ड को लिख लो, ब्रीफ आउटलाइन करेंगे, वर्ड को लिख लो, ब्रीफ आउटलाइन करेंगे। सर किस चीज की ब्रीफ आउटलाइन करेंगे?
कंपनी की एक्टिविटीज की, कंपनी की फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की, एंड देन जो भी हमने ब्रीफ आउटलाइन लिखा है कंपनी की एक्टिविटीज के बारे में, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के बारे में, उस देखो हर पॉइंट में ये वाला वाइट पॉइंट आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। क्रॉस रेफरेंस करेंगे, यानी इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने एक्टिविटीज के बारे में लिखा है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के बारे में लिखा है, जो भी जितनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो भी सक्षम है लेने, उन सबसे क्रॉस रेफरेंस भी उसकी देंगे। ना कि सिर्फ प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन में ऐसा करेंगे, उसके क्रॉस रेफरेंस भी, यानी उसको चेक भी करेंगे, क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। तो बस इतनी वर्ड से आपको रिटेन हो जाना चाहिए। ब्रीफ आउटलाइन करेंगे कंपनीज की एक्टिविटीज के बारे में और उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के बारे में। नेक्स्ट वर्ड पकड़ लो सर इसमें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सर ध्यान रखेंगे कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। इसमें ना आप एक चीज पढ़ोगे, यहां लिख लो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आपको ना रिटेन करने में हेल्प करेगा। अब देखो वो क्रॉस रेफरेंस करेंगे, जो भी देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब जो जैसे कंपनी है तो कंपनी लॉ तो लगेगा, अब वो कंपनी बैंकिंग सेक्टर में तो बैंकिंग लॉ भी तो लगेगा, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस लॉ भी तो लगेगा, अदर एम्प्लॉयमेंट लॉज भी तो लगेंगे। वही बात बोली गई है, प्राइमरी जो भी लगेगा और सेकेंडरी लेजिस्लेशन। प्राइमरी इज लाइक कंपनीज एक्ट, सेकेंडरी इज लाइक बेसिकली उसमें बैंकिंग एंड ऑल दैट। तो मेरी बात, तो उसको भी क्रॉस रेफरेंस कर लो कि क्या कंप्लाई किया है। पहला पॉइंट ब्रीफ आउटलाइन, दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या इफेक्ट आ रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, डिटेल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट, वर्ड को हाईलाइट कर लेना, सिग्निफिकेंट फैक्ट्स इवेंट्स चेंजेस। तो डिटेल में बताएंगे कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या क्या इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनके अंदर चेंजेस जो हो चुके हैं या हो सकते हैं, और उससे क्या इफेक्ट होगा कंपनी के ऑपरेशंस पे और कंपनी के एनवायरमेंट पे और कंपनी के ऑडिट पे, इसको काट देना, और कंपनी के एंड ऑन द ऑडिट। तो वही चीज बोली जा रही है, वो सारे फैक्ट्स जो जरूरी हैं, इवेंट्स जो जरूरी हैं, और उनके चेंज या तो हो चुका या फिर होगा, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कंपनी के ऑपरेशंस पे, कंपनी की एक्टिविटीज पे और उसके ऑडिट पे। तो इसके बारे में सिग्निफिकेंट फैक्ट्स एंड इवेंट, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें, डिस्क्रिप्शन। अब है ना स्कोप, इसको ना बस यहां एक चीज लिख लेना, स्कोप। हम बताएंगे कि सर ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ना कि सिर्फ स्कोप बताएंगे, ऑडिट का नेचर क्या होगा, टाइप ऑफ ओपिनियन, किस टाइप का ओपिनियन है, फॉर्मेट ऑफ ओपिनियन है, टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा, देखो वही चीज लिखी है, स्कोप ऑफ द ऑडिट, अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के अंदर होगा, किस अथॉरिटी के अंदर होगा ऑडिट, यानी कौन सी अथॉरिटी करवा रही है, अंडर विच इट इज कंडक्टेड, द टाइप ऑफ द ऑडिट, नेचर या टाइप ऑफ द ऑडिट, फॉर्म ऑफ द ओपिनियन, किस टाइप का ओपिनियन जरूरी है, अनदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो भी है उनको हाईलाइट कर देंगे, इसके सर ये एडिशनल रिक्वायरमेंट होंगे। देखो सोर्स ऑफ फंडिंग्स, इस वाली बात को थोड़ा सा याद रख लेना, इस वाले पॉइंट में लिख लो साइड में, सोर्स ऑफ फंडिंग, फाइनेंशियल टारगेट क्या है, कंपनी की ब्रीफ वो ले लेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, प्लानिंग मटेरियलिटी, सर क्या क्या चीज जरूरी है उसके बारे में प्लानिंग कर लो, क्रॉस रेफरेंस कर लो, वो सारी चीजें जिनके बेस पे हम रीजन और बेसिस बता पाए कि सर हमने क्यों इसको मटेरियल बताया है, वो सारी चीजों को भी हम इसमें रीजन एंड बेसिस को भी डाल लेंगे, ठीक है। समरी ऑफ स्पेसिफिक रिस्क, आइडेंटिफाइड एनी मेजर प्रॉब्लम्स, देखो पढ़ते रहना सर। अब इसको रिटेन करने मैंने 2 4 5 पॉइंट बता दिए, इस वाले पॉइंट को अगर आप काटना चाहो तो काट लो उठा के यार, कोई बात नहीं। ए ब्रीफ असेसमेंट ऑफ जनरल कंट्रोल एनवायरमेंट, सही बात है, बताएंगे सर जनरल कंट्रोल एनवायरमेंट ये है, मिटिगेटिंग कंट्रोल्स ये वाले पॉइंट को पढ़ना ध्यान से। ऑडिट प्रपोजल, सर कैसा प्रपोजल, अगर हम एक से ज्यादा लोकेशन पे ऑडिट करें तो उसके लिए पहले प्रपोजल्स दे दो, बता दो सर हम इतने पैसे में करेंगे। डिटेल किस चीज के बारे में, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ यूज, सर क्या नेचर और किस लेवल तक यूज किया जा सकता है, जो भी काम किसने किया था, इंटरनल ऑडिटर ने अगर कोई काम यूज किया है तो ऑडिटर वर्ड कर लेना, इंटरनल ऑडिटर ने अगर कोई काम किया है तो उसको हम किस लेवल तक यूज कर सकते हैं, या अदर ऑडिटर्स ने कोई काम किया है या कोई स्पेशलिस्ट ने कोई काम किया है तो उसका क्या नेचर है और किस एक्सटेंट तक हम उसको यूज कर सकते हैं जो काम किसी और ने किया था। तो थोड़ा सा रिटेन करने वाला पॉइंट है ये इस चैप्टर के अंदर। समरी ऑफ द की टीम, भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, भाई कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो ऑडिट करेंगे उसके बारे में एक समरी बना लो, और टोटल प्लान कितने दिन के अंदर या कितने आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है उसके बारे में भी डिटेल्स बना लो, समरी बना लो। रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑडिटर की और ऑडिटिंग एंटिटी की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सारी चीज पहले से डिसाइड कर लो। लाइसेंस शेड्यूल, सर कब कब हम आपको लाइसेंसिंग करते रहेंगे, कब कब हम आपको बताते रहेंगे, ये सारा शेड्यूल एडवांस में ही डिसाइड कर।
एक बार ब्रीफ ऊपर से 5-6 भी याद आ जाए, बस वही पहला क्या था, ब्रीफ आउटलाइन करेंगे सर किस चीज का, कंपनी की एक्टिविटीज का, कंपनी का फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस का, और उसको क्रॉस रेफरेंस भी कर लेंगे अगर जरूरी है तो इफ एप्रोप्रिएट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बताया था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उससे क्या इफेक्ट आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज को देख लेंगे। थर्ड पॉइंट इज सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को, बेसिकली फैक्ट्स को, इवेंट्स को और उनके चेन से कितना इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऑडिट के ऊपर, तो वो चीज को देख लेंगे। स्कोप को डिस्क्राइब करेंगे, नेचर को, टाइप को, फॉर्मेट ऑफ ओपिनियंस को हम डिसाइड करेंगे, सोर्स ऑफ फंडिंग्स, फाइनेंशियल टारगेट्स को, प्लानिंग मटेरियलिटी अगर हम कर रहे हैं, देन अगर हमने बोला इसमें ऑडिट प्रपोजल्स ले लेंगे अगर मल्टी लोकेशंस अगर ऑडिट होना है, समरी क्या क्या हमारे इंपोर्टेंट कौन कौन से लोग ऑडिट करेंगे और कितने आवर्स कितने घंटों में कर देना है कंप्लीट, किस लेवल तक इंटरनल ऑडिटर या अदर ऑडिटर के नेचर क्या है और किस लेवल तक हम उसको यूज कर सकते हैं स्पेशलिस्ट की, लाइसेंस शेड्यूल कब कब करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑडिटर की क्या होगी और ऑडिटर की क्या होगी। उम्मीद है सबको 3 हेडिंग क्लियर हुई होंगी। आज एक बार सर एक बार नई वाले बात ध्यान से सुनना, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन में होगा क्या, सबसे पहले तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी की हो सकती है वो अवेल कर लेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, ऑडिट टीम उसके ऊपर अपना इन हाउस वर्क करेगी एंड देन प्रिपेयर करेगी ऑडिट मैनुअल, बट वो एग्जीक्यूशन से पहले। अब क्या होगा, ऑडिट मैनुअल बनाने के बाद कंपनी क्या करेगी, डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम को बनाएगी, और ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होगा सर, बताएंगे कि ऑडिट टीम में किसको क्या करना है इन डिटेल्स जाके। देखो, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट मैनुअल द डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम, ये तो मैं बोल रहा हूं आपको, should be prepared by the audit team. The audit program should contain, उसके बारे में बताया गया क्या होता है वो, the role of the team members, किसको क्या करना है in the performance of the chosen audit procedure, मतलब जो भी आपने चूज किया ऑडिट का प्रोसीजर उसमें किस पर्सन को क्या रोल है, वो सारा कुछ कहां बताया जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर इन डिटेल जाके। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? सर ये वाला ना हमने लास्ट चैप्टर में भी कुछ पढ़ा था, क्वेश्चन आयर। अब क्वेश्चन आयर इज अ वे जहां से हम गैदर कर सकते हैं, एक टेक्निक है जहां से हम गैदर कर सकते हैं ऑडिट एविडेंसेस को, पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में। आज हम बात करें क्वेश्चन आयर का मतलब थोड़ा सा इन डिटेल जाके। यहां क्वेश्चन आयर का मतलब है सर हम ना बेसिकली कंसर्न है, हम यहां किस चीज से कंसर्न है क्वेश्चन आयर में, सर हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से सुनो वर्ड, हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे और वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो कंसर्न होंगे, मतलब जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, कहां केंद्र बिंदु होगी उन सारे क्वेश्चंस की, कहां होगी सर, उन सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो कंसर्न होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके। तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल एग्जीग्रेट करेंगे, जितना भी निकाल सकते हैं एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, कहां से, बाय वे ऑफ क्वेश्चनरीज, क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करके, और इंफॉर्मेशन निकालेंगे किस चीज के बारे में, कि सर जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो ऑपरेट कैसे कर रही हैं और वो एफिशिएंट है कि नहीं है, उनके बारे में पूरी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स के। तो क्वेश्चन आयर के अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद अगर हमने एक अच्छा क्वेश्चन आयर प्रिपेयर किया, हर पॉइंट पे क्वेश्चन आयर प्रिपेयर किया, तो कोई चांस नहीं बचेगा कि कहां कोई एक इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाए, ओवरसाइट नहीं कर पाए हो, या जिसको हमने ओमिट कर दिया हो, कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल जो हमारे हाथ से चूक जाए, ऐसी चीज मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई ऐसा काम बचेगा। देखो वही लाइन बोली गई है, एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ क्वेश्चन आयर अप्रोच इज दैट oversight and omission of the significant internal control review procedure is less likely to occur within this method, बहुत कम हो सकती है, अक्कर होगी with a proper questionnaire। अगर आपके पास है प्रॉपर, तो जितने भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, all internal control system evaluation can be completed at one time or in one section, एक गो में हम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट है, the review can more easily be made on an इंटरनल बेसिस। सर अगर हमने क्वेश्चनर अच्छा प्रिपेयर किया तो हम रिव्यू इंटरनल बेसिस पे ही कर सकते हैं, खुद ही हम। अच्छा सर कैसे कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट ना मुझे समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया सर। रिव्यू जो करना है बहुत इजी हो जाएगा इंटरनल बेसिस पे ही। सर इंटरनल बेसिस मतलब ये बात की जा रही है ऑडिटी, ऑडिटर की नहीं, ऑडिटी एंटिटी के बारे में बात की जा रही है कि सर इंटरनल बेसिस पे ही उनका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या सर ये क्वेश्चन आयर जो है एडवांस में ही, एनुअली, हर साल एडवांस में, एनुअली बोल रहा हूं, एनुअली एडवांस में ही क्लाइंट को दिया जाएगा। क्या बोल दिया सर मैंने, एडवांस में ही एनुअली किसको दिया जाएगा, क्लाइंट को दिया जाएगा। तो एडवांस में ही क्लाइंट को हर साल ये दिया जाएगा, जिसके बेस पे वो उसको फिल करके देंगे और फॉलोअप भी उसके लिए साथ लिया जाएगा, एंड देन बेसिकली उसके बेस पे हमारा क्या निकल के आएगा,
सर ये इंटरनल बेसिस पे हम कर सकते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास तो उसके बेस पे मैच कर ले, अच्छा इवैल्यूएशन सामने आएगा। क्वेश्चन नायर फॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली मीन्स, सर किस तरीके से काम को करना है वो भी हमें देता है द कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर इसमें आप हेडिंग देखो, देखो जनरल है, जनरल प्रैक्टिस क्या दी जाती है, टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनुअली। जनरली तो बोलते हैं सर साल में एक बार चेक कर लो एंड द रिकॉर्ड ऑफ द रिव्यू इन डिटेल कर लो, और जो भी रिव्यू करके आया है उसको रिकॉर्ड करेंगे इन डिटेल में जाके क्या क्या रिव्यू किया था, ठीक है। देखो ये तो है एक जनरल प्रैक्टिस। अब देखो सर एक वे क्या होगा क्वेश्चन प्रिपेयर करने का, इस तरीके से करो, यस नो नोट अप्लाई। लाइक अगर हमें लगता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने यस टिक किया तो दैट इज कॉल्ड द सेटिस्फैक्टरली पोजीशन। सर मुझे लगता है अगर आपने यस किया तो यस, आप मैं सेटिस्फाई हूं आपको, अगर आप सेटिस्फाई हो तो आंसर क्या करो, यस, हाईलाइट द वर्ड यस, आंसर डिनोट सेटिस्फैक्टरी पोजीशन, नो आंसर डिनोट वीकन्स, सर कमी है। और अगर नो है तो आप इसके साथ कुछ प्रोविजंस भी ऐड कर सकते हो, कुछ कि सर प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप बताओ आपने नो क्यों किया, आपको ऐसा क्यों लगता है, या फर्दर डिटेल्स आपको बतानी चाहिए नो आंसर के साथ। और थर्ड वन इज नॉट रेलेवेंट, अगर आपके बिजनेस में यानी आपकी वे में मैं बोल रहा हूं सर आप एजुकेशन सेक्टर से नहीं और कोई एजुकेशन का क्वेश्चन आया तो ऐसा कुछ कोई पॉइंट ऐसा है जो रेलेवेंट नहीं है आपके बिजनेस से, तो वहां लिख दो नॉट एप्लीकेबल। सर एप्लीकेबल नहीं है, रिप्लाई इज गिवन, लेकिन रिप्लाई जरूर देना, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो यस पॉजिटिव को, नो वीकन्स को, एंड द लास्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो वो कर दो, खाली नहीं छोड़ना, ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है। वही चीज बोला जा रहा है, क्वेश्चनरी इज एनुअली इश्यूड टू द क्लाइंट, वही चीज मैंने आपको बताया, क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड टू गेट इट फिल्ड, और क्लाइंट को रिक्वेस्ट की जाएगी सर प्लीज इसको फिल कर दो बाय द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉय, जो भी है कर दो इसको। इफ ऑन ए परयूजल ऑफ द आंसर्स, जो भी आपने आंसर लिखे उनको वेरी मतलब उनको पढ़ते टाइम, परयूज करते टाइम, उसको देखते टाइम इनकंसिस्टेंसी अगर आपको लगता है सर क्लियर नहीं हो पा रहा क्या कहना चाह रहे हो आप, या फिर अपेरेंट इनकॉन्जिग्यूरिटीज, इसका मतलब होता है मेल बेमेलपन, मतलब मेल मिलाप नहीं हो रहा, बेमेलपन, इनकॉन्ग्रुइटीज बेमेलपन, देखो एग्जैक्ट हिंदी देख लेना, बेमेलपन देख लेना कैसे लिखा जाएगा, बेमेलपन आर नोटिस्ड। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि इनकंसिस्टेंसी है सर आंसर्स के अंदर, तो मैटर को एक बार दोबारा से फर्दर डिस्कस किया जा सकता है ऑडिटर के थ्रू, क्लाइंट के साथ बैठ के, और क्लियर पिक्चर जिससे आ पाए, और अकॉर्डिंगली ऑडिटर प्रिपेयर करेगा एक रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसी, सर ये कमियां हैं, और रिकमेंड करेगा कि सर इनके अंदर ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट कर लो, ये कमियां और इसको ऐसे इंप्रूव। सबको समझ में आया? चलो फिफ्थ हेडिंग पे आओ, सारे बच्चे ध्यान दो इधर। इंटरेक्शन थ्रू इंटरव्यूज, सर इसका मतलब क्या होगा, हम इंटरेक्ट करेंगे, किसके थ्रू इंटरेक्ट करेंगे सर, इंटरव्यूज के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। सब बच्चों को पता होगा, देखो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। अब इंटरव्यू वाले में हम फॉर्मली बात करते हैं सबके साथ, और कंपनी के स्टाफ के साथ हम जाके करते हैं, और थर्ड पार्टीज के साथ भी कर सकते हैं बेसिकली हम इंटरव्यू। तो वही चीज की जा रही है, फॉर्मली इनफॉर्मली तरीके से हम कर लेंगे, फॉर्मली तरीके से करेंगे बेसिकली इंटरव्यू को। तो यहां भी वही हद तक, काफी हद तक बात बोली जा रही है, बट काफी हद तक ना ये वाला पोर्शन में 3-4 चीजों को याद कर लो, ये कुछ 3 पॉइंट है, इनको याद करना होगा। देखो पहली बात तो ये इंटरेक्शन थ्रू इंटरव्यू, इंटरव्यू के साथ कैसे, इंटरव्यू गेनफुल तभी होगा, ये हेल्पफुल तभी होगा जब इसको हम कैन बी गेनफुल यूज्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर, किसी भी तरीके से यूज कर लो, स्ट्रक्चर्ड मैनर भी कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड मैनर भी कर सकते हो, तो दैट कि हम एलिसिट मतलब स्क्रैच से, ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए फ्रॉम द एंटिटी, बोथ प्लानिंग, अच्छा सर क्वेश्चन प्लानिंग फेज पे यूज होगा या एग्जीक्यूशन, बोथ प्लानिंग पे भी हो सकता है। देखो इन 3 टर्म्स को याद कर लेना, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में, सेकंड वन इज प्लानिंग एज वेल एज एग्जीक्यूशन फेज पे भी वर्क करेगा, एंड द ऑडिटर कैन यूज द इंटरव्यू मोड, अब इसको कहां यूज कर सकता है, बोथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में भी और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, यानी मॉनेटरी टर्म्स में भी और क्वालिटी टर्म्स में भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हम यूज कर सकते हैं। पहला क्या बोला, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर तरीके से, और कहां इंफॉर्मेशन, प्लानिंग स्टेज पे भी और एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी, एंड द लास्ट वन इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। अच्छा इसका एम क्या होगा सर इंटरव्यू का,
इन द प्लानिंग फेज की अगर मैं बात करूं ध्यान से, प्लानिंग फेज में अगर इसका एम क्या होगा सर, प्लानिंग फेज में इसका एम क्या होगा, टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग सर इन डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वास्ट जाके और सही सही समझ लाना किसके बारे में, ऑफ द ऑडिटेड एक्टिविटी। सर जो भी हमें काम करना है उसके बारे में पूरा इन डिटेल क्या करना है और सही सही कैसे कैसे करना है उसके बारे में समझ लाना जरूरी है, इंटरव्यू में बताना, पता लगना। और ऑडिटी के बिजनेस के बारे में पता लगना, in order to facilitate the identification of significant, so that कि सर वो हेल्प करे कि क्या चीज सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है ऑडिट इश्यूज में। तो सर ऑडिट आ गया उसमें से, अब मुझे पहले उसके बिजनेस के बारे में पता होगा, जैसे मेरे टीचिंग प्रोफेशन में अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ऑडिट कर रहे हैं कि सर जो हम इसके अंदर ना जो दे रहे हैं आपके ना फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट्स हैं, बट सर मेरी बुक जो मार्केट में सेल हो रही है वो मेरी बुक है ना 5000 सेल हो रही है, मेरे पास मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर चल रहा है, सर 4000 है ना आपके लेक्चर्स लीक हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज है, तो सिग्निफिकेंट इश्यूज आपके नेचर से ही पता समझ में आएगा। therefore मतलब बेसिकली so that a need to get orientation as well as confirmation। तो सर जरूरी है पहले ऑडिट टीम अपना खुद का ही मेहनत करे, खुद ही कुछ चीजों को सीखे। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा, बेसिकली ओरिएंटेशन आपस में रेडी करेंगे वो लोग एंड देन उसी को कंफर्म करेंगे। देखो एक चीज अब देखना, मेन पर्पस क्या है इंटरव्यू का, 3 पर्पस है इंटरव्यू के, ओरिएंटेशन, एग्जामिनेशन और कंफर्मेशन। सर एक बार रिपीट कर दो, ओरिएंटेशन के 3 पर्पस, बेसिकली इंटरव्यू के 3 पर्पस, ओरिएंटेशन करना, प्रेजेंट करना, सेकंड वन इज एग्जामिनेशन करना। सर क्या ओरिएंटेशन और एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली चल सकते हैं? दोनों अलग अलग है। देखो ओरिएंटेशन कर लो या फिर एग्जामिनेशन, लेकिन कंफर्मेशन दोनों के साथ साइमल्टेनियस हो सकता है, ओरिएंटेशन एंड कंसल्टेशन, कंफर्मेशन भी और एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन भी। ऑल्दो मतलब इसका वेरी नेचर डिजर्व करता है अपने आप में सेपरेटली भी हम इसको यूज कर ले, किसको सर, कंफर्मेशन को हम सेपरेटली भी हम यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक नेचर, इसका फंडामेंटल नेचर ही ऐसा है, डिजर्व करता है इंडिविजुअली, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। स्टिल फिर भी हम इसको ओरिएंटेशन के साथ मिला के जो हमने काम किया उसको कंफर्म कर लो, या फिर हम इसको एग्जामिनेशन के साथ मिला के कंफर्म कर लो। देखो अभी ध्यान से, लाइन टू लाइन थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन देखो बोल सकता है कि एक बार में 1 या 2 यूज हो सकता है, बट एक बार में तीनों के तीनों यूज नहीं हो सकते। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ओरिएंटेशन प्लस कंफर्मेशन या फिर एग्जामिनेशन प्लस कंफर्मेशन। तो 2 तो यूज हो जाएंगे, बट अगर हम चाहें तीनों एक बार में यूज हो ना, वो पॉसिबल नहीं है। लाइन बोलते हैं इंटरव्यू कैन हैव 1 or 2 ऑफ दीज पर्पस बट नॉर्मली नॉट ऑल द 3 टाइम। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ओरिएंटेशन या फिर कंफर्मेशन, ये एग्जामिनेशन या फिर कंफर्मेशन, कोई 2 का कॉम्बो बनेगा, तीनों एक बार में नहीं आ सकते। देखो ध्यान से पढ़ो। अब ओरिएंटेशन पहले भी मैंने आपको अभी भी बताया है, वो टेस्टिंग टीम का ही काम है, बेसिकली ऑडिट टीम का ही काम है, और वो ही सीखती है इसमें और वही प्रेजेंट करती है मेनली, एंड वही चीज बोला गया है इसके अंदर। और मेन इश्यू इसका क्या, एक्सप्लोर करता है और जितना भी ओवरव्यू ले सकते हैं। देखो ध्यान से एक वर्ड को हाईलाइट करना, स्पेसिफिक एरिया या फंक्शन के बारे में जितना भी एक्सप्लोर करना है या एक ओवरव्यू लेना है, उतना में स्पेसिफिक एरिया या फंक्शन के बारे में ले लो, जितना भी लेना है। यहां पॉइंट देखोगे आप एग्जामिनेशन से, मोर स्पेसिफिक, वहां तो सिर्फ उसके बारे में, मोर स्पेसिफिक का मतलब जो पहले हमारी नॉलेज में नहीं थी चीज, उसके बारे में भी हम एग्जामिन कर सकते हैं। बट यहां क्या, ओरिएंटेशन जो हमें पता है उसके बारे में हम एग्जामिन कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ओरिएंटेशन इज नॉर्मली पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम लर्निंग प्रोसेस। जनरली ऑडिट टीम जो अपना कैसे करना है उसका पार्ट होगा, ओरिएंटेशन से ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उस टीम के लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट है। लेकिन कहां काम आएगा, ध्यान से इस वाले वर्ड को, प्लानिंग फेज। तो ये कहां लगेगा सर, प्लानिंग फेज में ही लगता है ओरिएंटेशन। ध्यान से, इट एम्स एट, इसका मेन एम क्या है, एक्सप्लोर करना और ज्यादा से ज्यादा ओवरव्यू लेना, एक्सप्लोर बढ़ावा देना, ओवरव्यू लेना किसका, स्पेसिफिक एरिया या फंक्शन का। फॉर एग्जांपल आस्क करना, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज, सर आप प्रेजेंटेशन करो अपनी एक्टिविटीज का, एक्सप्लेनेशन करो फॉर्मल या इनफॉर्मल नेटवर्क्स के बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का बताओ, कुछ नहीं है। अब एक पॉइंट तो इसका ये बना लो, एक पॉइंट इसका ये बना लो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव वाला। तो ऑब्जेक्टिव कुड बी टू आइडेंटिफाई पॉसिबल ऑडिट सब्जेक्ट्स और टू फाइंड आउट अबाउट अदर अवेलेबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कोशिश यही रहेगी सर, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉसिबल जितने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है उनको फाइंड आउट करो, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से आई है उनको भी फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल
की पर्संस कौन कौन है जहां से इंफॉर्मेशन आ सकती है, डॉक्यूमेंटेशन कहां से, थोड़ा सा क्रैम करने पड़ेंगे आपको ये 2-3 पॉइंट, प्लीज थोड़ा सा यहां आपको मैनेज करना होगा। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन एम्स एट मोर स्पेसिफिक, यहां तो बोला सर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक इश्यूज विद ए व्यू टू एस्टेब्लिशिंग न्यू इंफॉर्मेशन, सर एक ऐसी नई इंफॉर्मेशन जो ऑफन, जो जनरली टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, जिसको हम एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं एग्जामिन करके, ठीक है। इन सम केसेस, देखो ये आई गेस पॉइंट नंबर 2 बना लो इसको, है ना, इन सम केसेस पॉइंट नंबर 2 बना लेना इसको, सच इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन प्रीवियसली रिकॉर्डेड, जनरली देखा गया कि ये इंफॉर्मेशन पहले कभी रिपोर्ट नहीं थी, एग्जामिन करते टाइम पे सामने आई है एट ऑल, बट इज एम्बोडेड, कहां बंधी हुई थी सर, कहां जुड़ी हुई थी, इन द इंटरव्यूई थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो जो इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यूई के जो इंटरव्यू ले रहा है बेसिकली इंटरव्यू दे रहा है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस, देखो इन जनरल कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं था पहले से, बातों में से बात निकली है, वो बातों में से बात निकलना इज लाइक एग्जामिनेशन। ओरिएंटेशन मतलब जो आपने पहले से क्वेश्चन लेके आया बस वो प्रिपेयर करवा दिया, आपने बोल दिए ले लिया क्वेश्चन वो, लेकिन इसमें और ज्यादा स्पेसिफिक चीजों को निकाल के लेके आना जो पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी, वो इंटरव्यू के थ्रू ही, उससे पर्सनल एक्सपीरियंस, उनसे बातचीत करके ही चीज निकल सकती है। पर्टिकुलर रेफरेंस किसी चीज का लेना, ओपिनियंस एक्सेट्रा। इन अदर केसेस, अगर और दूसरे शब्दों में बात करें तो थर्ड पॉइंट, द नॉलेज कैन बी रिट्रीव्ड, नॉलेज हम क्या करते हैं, जो आपके अंदर जो इतना एक्सपीरियंस है नॉलेज है उसको हम कहीं ना कहीं उसको दर्शाना, उस नॉलेज से निकल के इंफॉर्मेशन आना। फॉर एग्जांपल बाय ज्वाइंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, सर एक डॉक्यूमेंट से तो वो चीज निकल के नहीं आ रही थी, बट 2-3 को मिला है ना तो वो निकल के आ रही है, सर कहीं ना कहीं फ्रॉड है। रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, तो ये थर्ड पॉइंट। It should be noted that evidence obtained from interviews often need to be corroborated. Basically क्या corroborated का मतलब क्या, मैंने लिख दिया है, supported by evidence from other data। क्रैम कर लेना देखो प्लीज, समझ में आया था ना आपको। तो यहां तो क्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे वो इंफॉर्मेशन निकालता है, यहां बस प्रेजेंटेशन करता है ऑडिट टीम, जो भी उसने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया उसके बेस पे निकालेगा, तो कोई दोनों में से एक ही होगा एक बार में, या तो ये कर लो उसके साथ कंफर्मेशन। फाइनली ऑफन गोज, वही चीज बोल रहे हैं, जनरली बोला गया है गोज टुगेदर विद द ईदर ओरिएंटेशन या एग्जामिनेशन, इनके साथ चलेगा जनरली, बट ये डिजर्व करता है टू बी मेंशन एज सेपरेट पर्पस। तो सर अपने आप में वैसे इसको सेपरेट भी चलाया जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, सर अपने आप में इसका बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखती है। कंफर्मेशन बाय डेफिनेशन, इसका बाय डेफिनेशन ही बोलती है, टिपिकली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो कहां से आती है, दैट हैज ऑलरेडी बीन गैदर्ड, जो हम कर चुके हैं उसको ही कंफर्म करेंगे, तो या तो यहां से की है या यहां से की है, उसी को कंफर्म करना इट्स अ पार्ट ऑफ ऑडिटर। However, in this context, the information can also be gathered and confirmed simultaneously। सही बात है, ये तो गैदरिंग के सोर्स है दोनों, और ये कंफर्म का सोर्स है जो मैंने वहां आपको बताया था, तो हो सकता है साइमल्टेनियसली भी हो सकता है दोनों चीज। नॉट लीस्ट मतलब ये सिर्फ अपने में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था प्लानिंग फेज में काम नहीं आएगा, नॉट लीस्ट इन द प्लानिंग फेज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव, ना कि सिर्फ ये प्लानिंग फेज में काम आएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है टू हैव बेसिक कंडीशंस एंड फैक्ट एक्सप्लिसिटली कंफर्म्ड बाय द स्टेकहोल्डर्स। हाउएवर इन द एग्जीक्यूशन फेज वहां भी आएगा, देयर माइट ऑल्सो बी ए नीड टू कंफर्म द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। जैसे यहां बोला जा रहा है सर प्लानिंग फेज में हमें बेसिक कंडीशंस का ध्यान रखना है, फैक्ट्स का ध्यान रखना है, सो दैट क्लियरली बता दो कि इसको स्टेक होल्डर्स कंफर्म कर पाए। इसी तरीके से एग्जीक्यूशन फेज में भी हम इसके कंफर्म करेंगे फैक्ट्स को और जो भी फाइंडिंग्स आए हैं, दोनों चीजों को, दोनों जगह कंफर्मेशन जरूरी है, प्लानिंग टाइम पे भी और एग्जीक्यूशन टाइम पे भी। इफ द डाटा इज इनकरेक्टली अंडरस्टूड, अगर कोई भी डाटा था इनकरेक्टली समझा गया था, द क्वालिटी ऑफ द होल ऑडिट मे सफर एंड अ लॉट ऑफ द वर्क में बी इन। देखो क्रैम कर लेना प्लीज, कुछ है ना इसके अंदर से इतना कुछ निकल के नहीं आ रहा आईसीएसआई की तरफ से, तो बस यही समझ लो ओरिएंटेशन का मतलब ऑडिट टीम बनाती है और उसके बेस पे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है, इसका ऑब्जेक्ट बेसिकली यही होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढना। सेकंड चीज एग्जामिनेशन का मतलब क्या होगा, अच्छा वो सिर्फ प्लानिंग फेज में काम देगा ओरिएंटेशन। एग्जामिनेशन का मतलब मोर स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में निकाल कर लेके आना जो पहले से पब्लिक डोमेन में नहीं थे, पर्सनल एक्सपीरियंस जो इंटरव्यूई का है वहां से पर्सनल चीजों को निकाल के एक्सपीरियंस से रेफरेंस देके ओपिनियंस बना के चीजों को निकाल के लेके आना इंटरप्रिटेशंस करके, और कोलैबोरेट, बेसिकली ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो आप, कोलैबोरेटेड एंड ऑल वाला पॉइंट। एंड द लास्ट आपको मैंने बता दिया इंडिविजुअली भी चल सकता है और उनके साथ मिला के भी चल सकता है, बट प्लानिंग फेज में भी काम आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी अप्रूवल कौन देगा, स्टेक होल्डर्स। एग्जीक्यूशन फेज में भी काम आ सकता है, बस मेन यही है कि कोई भी चीज हमारे सामने से
ऐसी चीज ना हो जो भी हम गलती से उसको इनकरेक्टली समझ पाए, कुछ गलत ना उसको समझ जाए हम लोग, तो इस चीज का ध्यान देना है, उससे हमारी ऑडिट खराब हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने 5 हेडिंग्स की हैं। मैं ज्यादा लंबी इस क्लास को नहीं लेके जा सकता हूं क्योंकि थोड़ा सा इशू होता है फिर मुझे उसको अपलोड करने में, ठीक है। चलो जी, आज की क्लास में बस इतना ही। 5 हेडिंग का एक बार नाम बोल देते हैं: इंट्रोडक्शन, ऑडिट प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज बेसिकली एक क्वेश्चनायर की, एक इंटरव्यू किया, और एक प्रिलिमिनरी रिव्यू, प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन करना। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज 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 इसको पढ़ के बैठना, थोड़ा सा क्रैम करने वाला था आज की क्लास में। ये ओरिएंटेशन, एग्जामिनेशन, कंफर्मेशन और कुछ वो लिस्ट जो हमने प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन की पढ़ी थी, वो भी कुछ ब्रीफ आउटलाइंस वगैरह वो क्रैम करने वाली थी, बट स्टिल काफी अच्छा गया लेक्चर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।